नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय छात्र छात्राएं, आज मैं आप लोगों के समक्ष एमए सेमेस्टर 4 का पेपर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी राज्यपाल का केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल राज्यों में एक केंद्र के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में किस रूप में भूमिका निभाता है। जिस प्रकार केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, उसी तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। जिस प्रकार संघ में राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है, उसी प्रकार राज्यों की कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होता है। भारत में राज्यपाल की जो भूमिका है वो कई रूपों में है। यहाँ खासकर एक प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो विचार हैं। राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी कुछ परंपराएं प्रचलित हैं। परंपरा के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जो उस राज्य का नागरिक न हो। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल को निष्पक्ष और दलीय हितों से ऊपर उठने तथा कर्तव्यों को निभाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। वैसे संवैधानिक पक्ष से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा दूसरी परंपरा यह है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है और सामान्यतः उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जो व्यक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को स्वीकार न हो। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्यवहार में राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही की जाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी योग्यताएं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उसकी जो योग्यताएं हैं उनमें पहला नंबर है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। तीसरा, वह संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है तो नियुक्ति के बाद उसका पद खाली समझा जाता है। वह किसी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत होता है। साधारणतया राज्यपाल को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु वह अपने पद पर उसी समय तक आसीन रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा राज्यपाल पद ग्रहण न कर ले। अब आगे हम लोग देखेंगे राज्यपाल की स्थिति या भूमिका। राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में 2 तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल एवं द्वितीय, केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल। यहाँ पर हम लोग केंद्र की अभिकर्ता व एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की जो भूमिका है वह दोहरी है और जिसमें कहा जाता है कि संवैधानिक निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद
की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और उनके द्वारा राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के एक साधन के रूप में की गई है। श्री के.एम. मुंशी ने विधानसभा में कहा, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है वह भी इस बात को स्पष्ट करती है कि राज्यपाल की राज्य के केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं, नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और अनुच्छेद 256 तथा 257 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों तथा संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है और अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश आदेश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकार इन निर्देशों आदेशों का पालन कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य का मंत्रिमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो वह इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकारों को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। जब कभी केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार आ जाता है कि वह यह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट, नंबर 2, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है जिसमें उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उनका सबसे प्रमुख कार्य यह देखना है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से भी भेजता है और इस संबंध में वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपे, राज्यपाल उन सब को पूरा करता है और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन का संचालन करता है। आगे नंबर 3, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की स्वीकृति की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। राज्यपाल इस संबंध में स्वविवेक से ही कार्य करता है। नंबर 4, अनुच्छेद 213 के अनुसार
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। इन सबके अतिरिक्त राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयतावाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों को ध्यान में रखे। संविधान निर्माताओं के द्वारा तो संभवतः यह सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में तथा द्वितीय भूमिका राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में होगी, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत अनेक बार राज्यपाल की यह द्वितीय भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा विशेष रूप से उस समय होता है जबकि केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी एक विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल की इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को ही अधिक महत्व दिया है। के वी राव इस संबंध में कहते हैं कि आज जैसी उसकी स्थिति है उसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया या हटाया जाता है, राज्यपाल वही है जो केंद्र उसे बनाना चाहता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यपाल अपने आप कर सके, उसकी भूमिका उस पर निर्भर है जो पीछे बैठा व्यक्ति अपनी डोरियों से कर रहा है। विरोधी दल सामान्य रूप से यह शिकायत करते हैं कि केंद्र का शासक दल राज्यपाल पद का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। श्री इकबाल नारायण के अनुसार उसे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए केंद्र के कथित षड्यंत्र के तंत्र के रूप में देखा गया है। सर्वप्रथम सिक्किम के राज्यपाल तल्यार खां द्वारा नर बहादुर भंडारी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीवी गुरुंग को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो मात्र 12 दिन तक इस पद पर कार्य कर सके। इसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन द्वारा फारूक अब्दुल्ला सरकार को पदच्युत कर जी.एम. शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया और अगस्त 1984 में आंध्र के राज्यपाल रामलाल द्वारा एनटीआर सरकार को पदमुक्त कर भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इनमें अंतिम स्थिति तो निश्चित रूप से रामलाल और भास्कर राव के बीच संविधान को पलीता लगाने का षड्यंत्र मात्र थी। 1984 की प्रथम 2 स्थितियों के संबंध में भी कहा जा सकता है कि राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग विवेक पूर्वक नहीं किया। अगस्त 1988 में राज्यपाल द्वारा नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना तथा अप्रैल 1989 में कर्नाटक के राज्यपाल वेंकट सुब्बैया द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना स्वविवेकी शक्ति के निष्पक्ष एवं तर्कसंगत प्रयोग के उदाहरण नहीं है। जनवरी 1993 में राज्यपालों द्वारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना पक्षपातपूर्ण आचरण था। इस प्रकार इन स्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि यह न तो राज्यपाल पद के हित में है और न ही भारतीय राज्य व्यवस्था के हित में। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यपाल की केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में भूमिका और राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में भूमिका में सामंजस्य स्थापित किया जाए। राज्यपाल पदधारी को केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का विश्वास प्राप्त होना ही चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यपाल की केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका और राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भूमिका में सामंजस्य स्थापित किया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि बदलते समय और परिस्थिति के अनुसार राज्यपाल को विभिन्न परिस्थितियों में एक सामंजस्य स्थापित कर चलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।